नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत सियासत की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर जेडीयू खेमे से आ रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान लापरवाही बरतने वाले 25 से 30 जिला अध्यक्षों को पद से हटाया जा सकता है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पार्टी के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि जेडीयू की हार के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो चुकी है और बहुत जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि संगठन के हिसाब से जेडीयू ने बिहार को 51 जिलों में बांटा है। मतलब साफ है कि आधे से ज्यादा जिला अध्यक्षों पर गाज गिरने वाली है। तो लगातार विधानसभा चुनाव के मंथन के बाद अब कई जिलाध्यक्षों को हटाया जा सकता है कि जो व्यापक संगठन में व्यापक बड़े पैमाने पर जो है ना व्यापक फेरबदल किया जा रहा है। हम लोग जो जवाबदेही जिम्मेवारी निभाने वाले और जो ऊर्जावान हैं, जो संचय करेंगे, ऊर्जा की शक्ति लगाएंगे अपनी, उन लोगों को मौका देंगे, युवाओं को भी मौका देंगे, तरजीह देंगे। यानी कि इस बार चुनाव में जिन्होंने अच्छा परिणाम नहीं दिया है तो उनका पत्ता कटना तय है। ये पत्ता क्या, मतलब हम लोग जो है जो उसका समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा करके जो हम लोग निर्धारण करेंगे और उसका विशेष रूप से जो है जहां भी हो रहा है उसकी गंभीरता से हम लोग उसको देख रहे हैं। बिल्कुल सर, एक खबर ये भी है कि संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल हो रहा है, तो किन लोगों को मौका मिलने वाला है, किस तरह के लोगों को प्राथमिकता मिल रही है? संगठन में काम करने वाले ऊर्जावान व्यक्ति को जो है हम लोग को, संगठन के लोग को उनको मौका देंगे, युवाओं को ज्यादा उसमें मौका देंगे, अवसर देंगे। और जो जातीय समीकरण साधने की, चूंकि आपके पार्टी पे लोगों समीकरण का ठप्पा लग गया है, तो इस समीकरण से बाहर कैसे निकलेंगे? नहीं, इस हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी समाज के सब तबके के लोगों को लेकर चल रहे हैं। मेरा भी पूरा प्रयास है समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में बांध कर चलने का और आगे बढ़ने का, न्याय के साथ समाज के विकास करने का। और अब बात लालू प्रसाद यादव की सेहत की करते हैं। एम्स दिल्ली के डॉक्टर लालू प्रसाद यादव की सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर राकेश और उनकी टीम ने लालू के सेहत की जांच की। जांच के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता लालू के लंग्स के संक्रमण को ठीक करना है। डॉक्टर पहले लालू के निमोनिया को ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि लालू यादव की बाईपास सर्जरी हो चुकी है। अगर लंबे समय तक लंग्स का इंफेक्शन ठीक नहीं होता है तो इसका असर हार्ट पर पड़ सकता है। संक्रमण के कारण लालू को अभी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। लालू का किडनी पहले से ही 25% काम कर रहा है। आपको बता दें कि लालू पहले से ही कई बीमारियों से पीड़ित हैं। में स्थिति बढ़िया अच्छी नहीं थी। हम लोग वहाँ से एम्स लाए हैं, डॉक्टरों की टीम देख रही है। अभी पहले से सुधार हुआ है। आज जांच का रिपोर्ट आने के बाद और ये लोग गहराई से इस पर अपना जो भी दवा नया चालू करना है करेंगे। कुल मिलाकर के देख रहे हैं यहाँ स्थिति ठीक है। और आरजेडी सांसद मनोज झा ने बताया कि लालू यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। मनोज झा ने लोगों से अपील की है कि लोग लालू यादव से मिलने के लिए एम्स में भीड़ ना लगाएं। कि जब उन्हें एयर एम्बुलेंस से लाया गया तो परिस्थितियां थोड़ी चिंताजनक जरूर थी, खास करके लंग्स में इन्फेक्शन को लेकर के, किडनी की एफिकेसी को लेकर, फंक्शनिंग को लेकर के, ओवरऑल जो चीजें थी। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ही क्रिटिकल केयर में उन्हें, जिसे हम कहते हैं सघन चिकित्सकीय अवलोकन, उसमें रखा गया है और जाहिर तौर पर ही इज इन द बेस्ट हैंड्स। तो एम्स दिल्ली में मैं समझता हूँ पूरी की पूरी टीम काम कर रही है और हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। चलिए अब बात करते हैं रुपेश हत्याकांड की। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के 13 दिन बीत चुके हैं। इन 13 दिनों बाद भी पुलिस और जांच एजेंसियों को यह तक नहीं पता है कि रुपेश सिंह की हत्या आखिर किसने की। इस दौरान अलग अलग जांच एजेंसियों ने करीब 200 लोगों से पूछताछ की है। 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एसटीएफ और एसआईटी ने पटना में कई बाइकर्स को भी पकड़ा। सभी से पूछताछ हो चुकी है। पुलिस की टीम
गोवा से लेकर दिल्ली, यूपी से लेकर गुजरात और झारखंड से लेकर दिल्ली तक के खाक छान चुकी है, लेकिन इसके बाद भी हत्यारों का कोई सुराग पता नहीं चल पा रहा है। शुरुआत में यह आशंका जताई गई कि टेंडर विवाद में रुपेश की हत्या हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। इस एंगल से भी जांच किया गया और अभी भी इसी एंगल से जांच हो रही है। पटना से लेकर गोपालगंज के 7 टेंडर की जांच हो रही है। रुपेश के रिश्तेदार और उनके करीबियों तक से पूछताछ हो चुकी है, लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस जांच में भी अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। रविवार को एक टीम ने पार्किंग से जुड़े मामले की जांच दोबारा शुरू की है। इस जांच में जितनी टीमें हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई बातें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो रुपेश हत्याकांड में अब तक पुलिस को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस जब तक लाइनर और शूटर को गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा पाना आसान नहीं होगा। तो जिस तरीके से 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि रुपेश सिंह हत्याकांड का आखिर खुलासा कब होगा? करीब करीब 2 हफ्ते बीत चुके। जांच एजेंसियों के हाथ अब तक खाली क्यों हैं? क्यों नहीं अब तक कोई सबूत जुटा पाई है? लाइनर और शूटर्स की अब तक पहचान क्यों नहीं की गई है? और सवाल यह भी कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद भी आखिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई किसी की? कब तक होगा आखिर इस हाई प्रोफाइल केस का खुलासा? कब तक पता चलेगा कि हत्या के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि अब तक कुछ भी पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से है, जहां सदर अस्पताल से गायब नवजात को बरामद कर लिया गया है। बच्चे को सदर अस्पताल के पास ही एक निजी नर्सिंग होम से बरामद किया गया है। पुलिस ने बच्चा चोरी के मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस मामले में कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। बच्चा कैसे बरामद हुआ, यह बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष। छपरा सदर अस्पताल के एसएनसीयू से बच्चा चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर अस्पताल के ठीक पास स्थित एक नर्सिंग होम से बच्चे के बरामद होने की बात सामने आई। यही श्रेया डायग्नोस्टिक है, जहां से बच्चे को बरामद किया गया है। बच्चे को चुरा करके यहां पर रखा गया था। एक महिला इस बच्चे को ला करके यहां पर लाई थी। हालांकि उसमें किसकी कॉन्स्पिरेसी है, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इसकी जाँच को पूरी नहीं की जा सकती, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चे को वेरिफिकेशन के लिए थाने ले जाया गया है। परिजनों से उनकी पहचान कराई जाएगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि बच्चा वही है या कुछ और है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि बच्चा वही है जो एसएनसीयू से चोरी किया गया था। तो प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है छपरा में। चूंकि कुछ दिनों से लेकर के लगभग तीसरा दिन है आज इस घटना के, और काफी हंगामा मचा हुआ था। इसे लेकर प्रशासन लगातार छापेमारी भी कर रही थी। एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और यहाँ से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे थाने में पूछताछ की जा रही है। तो थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छपरा में उस बच्चे को बरामद कर लिया गया है, जिस बच्चे की गुमशुदगी की बात कही जाती है। चोरी करने की बात कही, गुमशुदगी नहीं कहा जाता, क्योंकि उसे चुरा करके लाया गया था और यहाँ इसी नर्सिंग होम में रखा गया था, जहां से अभी पुलिस ने बरामद की। और थोड़ी देर बाद प्रशासन के लोग जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे कि बच्चा वही है, तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी जाएगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। अगली खबर का रुख करते हैं। कटिहार के मनिहारी और झारखंड के साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर पुल बन रहा है। पुल के निर्माण से दोनों राज्यों के लोग बेहद खुश हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि पुल बन जाने से इलाके का विकास होगा। मनिहारी घाट पर पुल निर्माण का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बिहार झारखंड के बीच उम्मीदों का सेतु अब बंधने लगा है। आप देख सकते हैं, यह गंगा का इलाका है और गंगा के उस पार झारखंड साहेबगंज का इलाका है। अब हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं, दिखा रहे हैं ये काम अब शुरू हो चुका है। ये पुल बनने से न सिर्फ बिहार के बल्कि झारखंड से बिहार का जो संबंध है वो और बेहतर होगा और रिश्तों का डोर और मजबूत होगा। हमारे साथ साइट इंजीनियर भी है, स्थानीय लोग भी है। इस पुल को लेकर, इस सड़क को लेकर क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं। 20 से शुरू हुआ है, 24 तक पूरा होगा। 24 तक पूरा। हाँ जी। कितना करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है? टोटल 1900 करोड़ का है। क्या क्या बनना है इसमें? इसमें मेनली गंगा ब्रिज है, उसके बाद रोड है। इसमें 6 किलोमीटर गंगा ब्रिज है,
फिर उसके बाद वायाडक्ट है, आरओबी है, और उसके बाद 13.5 किलोमीटर का रोड है पोर्शन। स्थानीय लोग भी हैं, लोगों से बात करते हैं। कितना जरूरत था यार, कितना खुशी है इसको? बहुत खुशी है सर, मनिहारी के जनता को बहुत खुशी है। और साहेबगंज मनिहारी के बीच जो पुल बन रहा है, बहुत दिन से आस लगा करके यहाँ का जनता था, वो उम्मीद अब सामने झलक रहा है सर। बहुत खुशी है। बहुत खुशी है सर। क्या नाम? मेरा नाम रंजीत पासवान है सर। तो निश्चित तौर पर ये पुल एक उम्मीदों का सेतु है और इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि रिश्तों का डोर और मजबूत होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और कटिहार में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है, जहां चमरू पोखर की बदहाली की खबर दिखाए जाने के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री ने न्यूज़ 18 को सच दिखाने के लिए धन्यवाद भी दिया। नहीं, वास्तव में हम न्यूज़ 18 को धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चमरू पोखर का भ्रमण किया था और जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत उसका उन्नयन भी किया गया था और काफ़ी सुंदर वो बना भी है। बीच में रख रखाव नहीं होने के कारण थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैसे ही खबर आपके चैनल में छपी है, हमने उप विकास आयुक्त को निर्देश भी दिया है। और अब खबर एक ऐसे आश्रम की जो लोगों को धार्मिक शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनने का गुर भी सिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं आरा के कोइलवर प्रखंड के चांदी इलाके के कोसिहान गांव में स्थित स्वामी सत्यानंद योग आश्रम की, जो गाय के गोबर से गमले, लकड़ी, खाद और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाकर न केवल किसानों को फायदा पहुंचा रहा है बल्कि इलाके में कई युवकों के लिए रोजगार का जरिया भी बना हुआ है। आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर जिस तरह से वेस्ट मटेरियल को बेस्ट मटेरियल में बदला जा रहा है, उससे यह आश्रम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कि आश्रम को अपने पैर पर खड़ा रखना है, कैसे खड़ा रहे, उन्हें बड़ी अच्छी सोच थी उनकी, उनका आशीर्वाद रहा। यहाँ के लोगों को भी इससे फायदे हों, किसान को, यहाँ का पर्यावरण सुधरे, यहाँ की प्रकृति में उन्होंने एक अच्छी खोज की जो आपके सामने यहाँ है। क्यों नहीं भोजन से हम शुरू करें, क्योंकि मन अगर स्वस्थ तभी होता है जब तन स्वस्थ होता है, और तन को स्वस्थ रखने के लिए आहार स्वस्थ होना जरूरी है, और आहार को स्वस्थ होने के लिए पौधों को स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए मैंने पौधों पर ध्यान दिया। और अगली खबर वैशाली के लालगंज से, जहां तकरीबन 500 साल पहले बना गुरुद्वारा रख रखाव के अभाव में धीरे धीरे बदहाल होता जा रहा है। सरकारी उदासीनता की वजह से गुरुद्वारे के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। माना जाता है कि इस गुरुद्वारे का निर्माण 1575 में सिख धर्म के गुरुदेव गुरु नानक के आगमन पर हुआ था, जिसमें आज भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का श्रुति लिपि और दुर्लभ किस्म का शंख अब भी इस गुरुद्वारे में मौजूद है। इसकी देखरेख में लगे लोगों ने सरकार से इसके जल्द जीर्णोद्धार की मांग की है। उस समय से आज तक अपना कार्य कर रहा है। संवत 1575 के बारे में कोई लिखित तो हम कहीं नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है जैसा लोग बताते हैं। 400 गुरुद्वारों का ये गुरु गद्दी, लालगंज में भी 18 गुरुद्वारा रहा है, अभी 4-5 गुरुद्वारा है। 400 गुरुद्वारे का गुरु गद्दी उस समय से आज तक अपना वो कार्य जो गुरु नानक देव जी छोड़ करके गए थे। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। सिक्किम में नाकुला में यह झड़प हुई थी। नॉर्थ सिक्किम में है नाकुला। 20 जनवरी की घटना बताई जा रही है। चीनी सैनिकों ने भारत में घुसने की कोशिश की थी और उसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जिसमें झड़प हुई है। भारत चीन ने मामले को हालांकि सुलझा लिया है। सेना की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। पीएम मोदी ने देश के कई होनहार बच्चों और छात्रों के साथ संवाद किया।
पीएम के साथ आज संवाद में झारखंड की तीरंदाज बिटिया सविता कुमारी भी शामिल हुई। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान सविता से बात की और उनकी उपलब्धि के लिए प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्रेणी खेल भारत सरकार से नेशनल अवार्ड मिल रहा है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सविता कुमारी, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी खेल। भारत सरकार से नेशनल अवार्ड मिल रहा है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सविता कुमारी, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी खेल। भारत सरकार से। और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं और संजय के साथ सविता जुड़ी हुई हैं। संजय, हम चाहेंगे कि सविता से आप बातचीत करें। कितना उत्साहित हैं वो, कितनी खुशी महसूस कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करके? बिल्कुल, मैं सीधे बिना वक्त गवाए सविता से बात करूंगा। सविता, पीएम से आपका संवाद हुआ, क्या शुरुआत में हल्का से नर्वस हुई आप? सर, पहले तो हमको घबराहट सी हुई, उसके बाद हमको रिलैक्स फील होने लगा जब पूछे, तो फिर हम जब जवाब देने तो पूरा रिलैक्स फील हो गया। आपने पीएम से अपनी कौन सी भविष्य की योजनाएं शेयर की? सर, हमको तो देश के लिए मेडल जीतना है बस। क्या आपने ओलंपिक का भी जिक्र किया? सर, जो इवेंट हम चलाते हैं ना कंपाउंड, उसमें बस एशियन गेम्स होता है बस। तो अच्छा, ये बताएं कि आपको पीएम की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा? कि झारखंड की बेटियां सबसे खेल में अधिकतर जुड़ी हुई हैं, तो उसमें हमको सबसे अच्छा लगा। पीएम ने माता पिता के संबंध में कुछ सवाल पूछा आपसे? हाँ, कि बोले कि माता पिता पहले गेम खेलते थे, तो मैंने बोला नहीं खेलते थे, बस घर में मैं अकेले अभी खेल रही हूँ। पीएम से आपने अपने जुनून के बारे में कुछ शेयर किया कि आप ये करना चाहती हैं? सर, बस वो सर, हाँ मतलब क्या। अच्छा, पीएम आपसे ये पूछा कि सविता, क्या आप बाहर अकेले जाती हैं तो आपको डर लगता है? तो सर नहीं, मैंने तो बोला कि कोच सर जाते हैं साथ में। अच्छा, पीएम से जब आपसे बातचीत हुई तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल घबराहट सी हो रही है? ऐसा पहले तो लगा था, अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है। नहीं। अच्छा, पीएम के कौन से ऐसे सवाल आपसे पूछे जिसके बारे में आपको लगता है कि आगे ये करना है, कुछ भविष्य के बारे में? भविष्य के लिए जैसे कुछ भविष्य पीएम ने कोई सलाह दी हो आपको? बोले कि अच्छा से प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा, आपके साथ यहाँ पर इनकी माता जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री से आपकी बेटी इंटरेक्ट हुई, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, हमको बहुत अच्छा लगा। तो तेज बोलिए। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरा बेटी ऊपर और ज्यादा। एक माता पिता की चिंता होती है कि बेटी घर से बाहर जाती है, प्रधानमंत्री ने सवाल भी पूछा। नहीं, चिंता तो होता है, तो इसीलिए वो कोच के साथ जाता है ना, इसलिए हम ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है एक पिता के तौर पर कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने अवार्ड दे रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने झारखंड का मतलब नाम रोशन कर रहे हैं, पूरा इंडिया का भी। अच्छा, घर में जो सविता रहती है तो कितनी मतलब कि एक्टिव है, तीरंदाजी में एक्टिव रहती है, तो घर में कैसे रहती हो? हम लोग अकेले रहती है, अकेले। थोड़ी नटखट है क्या? हाँ, अकेले प्रैक्टिस करते रहती है, वो घर में रहती है भी। तो अच्छा, जो संसाधन है कोई आपके जो जैसा काम, नौकरी क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? हम तो सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन अनुबंध में करते हैं। तो जो सविता के लिए जरूरी संसाधन है, क्या उपलब्ध करा पाते हैं? हाँ, उसका जो जरूरत पड़ता है वो हम दे देते हैं। अच्छा, किस एकेडमी से जुड़ी है सविता? इसीलिए एकेडमी। हमारे साथ यहाँ पर कोच भी हैं सविता के, जो सविता को ट्रेंड कर रहे हैं। वास्तव में सविता का परफॉर्मेंस अब तक का तो पहचान मिली प्रधानमंत्री के माध्यम से, अब आगे क्या योजना है? सविता काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी रही हैं, शुरू से संघर्ष करके निकली हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि जब जिस गांव से बिलोंग करती है, टांग टांग सोनाहातू, वो काफ़ी सुदूर ग्रामीण इलाका है। और जिस समय ये कविता कुमारी सोनाहातू कस्तूरबा से निकल के अपने एकेडमी में आई थी, तो उस एकेडमी में आने के बाद जब इनका चयन हुआ था भारतीय टीम में, और जब ये बांग्लादेश में खेल रही थी पदक के लिए, उसी दिन उसी जगह पे एक डायन बिसाई का प्रकरण हुआ था, जिसमें कि बहुत मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ प्रचलित हुआ था कि भाई डायन बिसाई महिला के ऊपर अत्याचार किया गया है। और उसी समय उसी क्षण
जब इसकी पदक जीतने की घोषणा हुई, वहाँ से मेडल जीता, तो बहुत गर्व का विषय था कि जहाँ एक तरफ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसी गांव से एक बच्ची भारत के लिए पदक जीत रही है। ये बड़ी सुखद अनुभव था जो समाज के लिए देख सकते हैं किस तरह सविता ने तीरंदाजी के माध्यम से एक सामाजिक विकास का बिगुल होता है। और जो कुरीति रहती है, जो उसके सविता खिलाफ के भी कोच है निशाना उनसे साधा है। जानिए कि आपने सविता पिछले पल में दूसरी देखा कि- लड़कियों से किस तरीके से अलग है, क्या कुछ उसमें खास है कि आज वो इस मुकाम तक पहुंच गई है ताकि दूसरे बच्चे जो हैं वो उससे सीख सकें। सिंडिकेट चल रहा है भैया दुनिया में। बिल्कुल, सवाल है कि वास्तव में सविता आपको जो दूसरी लड़कियां तीरंदाजी कर रही हैं उनसे कितनी अलग है? एक्चुअली हम अलग इसलिए है क्योंकि ये गांव प्रॉपर गांव से आती हैं, थोड़े बोलने में या लोगों से थोड़ा सा संवाद करने में थोड़ा सा नर्वस होती है, इसलिए ज़्यादा फोकस उसका काम पे हो पाता है और अपने काम पे फोकस करके अपने आप को निखार पाई हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगी। अच्छा, एक जो तीरंदाजी की जहां तक जानकारी है कि एक दूरी होता है और दूरी के अनुसार निशान साधा जाता है। तीरंदाज जो दूसरे जो ऐसे तीरंदाज होते हैं, सविता उसके मुकाबले में परफेक्शन कितना ज्यादा है? अभ्यास जारी है और अपने आप को निखार रही हैं वो, और इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो धीरे धीरे अपने आप को निखार के लाई है यहाँ तक और आने वाले समय में अच्छा करेंगी। बिल्कुल, हमारे साथ एक फिर सविता हम पूछेंगे। सविता, आप अपने साथ जब दूसरी लड़कियों को तीरंदाजी करते हुए देखती हैं, अगर आपका निशाना कहीं चूक रहा हो और सामने वाले का लग रहा हो तो कैसा महसूस होता है? सर मुझे खराब लगता है उस टाइम। और फिर आप प्रेरणा लेती हैं उससे? सर मतलब दीदी से भी लेते हैं, सर लोग से भी लेते हैं। अच्छा, सविता प्रधानमंत्री से बात करने से पहले अगर सविता 10 निशाना साधती थी तो कितना लगता था? 10 बार आपने तीर चलाया हो, कितना निशाने पर लगता था? सर लगता था सभी। और पीएम से बात करने के बाद अब कितना लगेगा? 60 में 60। तो देख लिया कि ये कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि चलिए, बिल्कुल संजय, सविता का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह